कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिनकी जान गई, उनके प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली में बहुत बड़ा संकट पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत संकट आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस संकट की चुनौती को सामना किया है और मुझे ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि जिस तरह पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड पर उतरकर अपने जान की भी परवाह नहीं की और लोगों की मदद की, जरूरतमंदों की सेवा के लिए, उनके भोजन राशन गरीबों को बांटने के लिए आगे आए। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि हमारे रोहिणी विधानसभा के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी ने भी इस काम में पार्षदों के साथ मिलकर और बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया। मैंने भी वो अभियान नजदीक से देखा है। उन्होंने, चाहे सीनियर सिटीजन की मदद करने की बात हो, राशन देने का अभियान लगातार 3 महीने से चल रहा है विजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। मैं इसके लिए, उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हमारे सांसद हंसराज हंस जी ने भी अपने प्रयासों से बहुत मदद का काम किया है। ये पूरी दिल्ली में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में 1 करोड़ जहां भोजन बांटे, वहीं 32 लाख राशन की किट सांसदों ने, पार्षदों ने, भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये करके दिखाया है। और अभी भी रुके नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी भी लगातार जरूरतमंदों को भोजन राशन तो उपलब्ध करा ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता फेस मास्क, सैनिटाइजर और यहाँ तक कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना गृह 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 संपर्क योजना के अंतर्गत कार्यकर्ता काढ़ा वितरण के कार्यक्रम में भी लगे हुए हैं। और अब लगभग 2.5 लाख 2,55,000 काढ़ा के पैकेट अभी तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आपके माध्यम से बांटे जा चुके हैं। इसी तरह से लगभग 2.5 लाख के आसपास फेस मास्क और सैनिटाइजर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये आंकड़ा मैं वो बता रहा हूं जो अभी हमने लिया है गृह संपर्क योजना में। इससे पहले भी 10 लाख के आसपास फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उस आंकड़े को मैं यहाँ नहीं जोड़ रहा हूं। और इस काम में रोहिणी विधानसभा में भी बहुत काम हुआ है। मैं रोहिणी विधानसभा में हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी ने बहुत सारे विकास के काम, जो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखता हूं और वैसे भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे विकास काम उन्होंने किए हैं। निगम पार्षद, निगम पार्षदों ने मिलकर किए हैं। और मोदी जी की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश में दूसरी बार कार्यकर्ताओं की, आप सबकी मेहनत के परिणाम स्वरूप देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, 303 सीट आई और वो जो ताकत मिली, उस ताकत के बल पर हमारी जो पुरानी विचारधारा की थी और जो हमारा पुराना वैचारिक एजेंडा था, उसको लागू करने में बहुत मदद मिली है। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 और 35 से समाप्त करने की बात हो। जब हम ये नारा लगाते लगाते बड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो बहुत बड़ी खुशी और तसल्ली मिलती है जब वो कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से, उनकी कुशल नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के
कुशल रणनीति से वो संभव हो पाया है। इतने वर्षों से पुराना मुद्दा, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और पूरा हिंदू जनमानस जो पिछले 500 वर्षों से वो लड़ाई लड़ता आया है, उसका सपना साकार हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी की लहर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे काम राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, सीए कानून हो, 3 तलाक की बात हो, 1 रैंक 1 पेंशन हो, 1 नेशन 1 टैक्स हो, जीएसटी की बात हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बहुत सारी योजनाएं। उज्ज्वला योजना के अंदर 8 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात हो, शौचालय की योजना हो, इन सारी योजनाओं में जहां देश को तो लाभ हुआ है, लेकिन दिल्ली को भी उसका एक हिस्सा था, दिल्ली को भी बहुत लाभ हुआ है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको एक राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदता मानते हुए उसको यहाँ पर लागू नहीं होने दिया था। लेकिन वो भी इस योजना का जो अच्छा पक्ष था, जिसके कारण आज 1 करोड़ लोग उससे लाभार्थी हो गए। 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर मिल रहा है। और मजबूर होकर जब हमारी दोबारा सरकार बनी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही। तो ऐसी योजनाएं जो जन साधारण के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण योजना, वो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लागू की। हमें पता है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से प्रदूषण की समस्या थी। उस पॉल्यूशन की समस्या को लिया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, दिल्ली के अंदर जो वाहन आते थे जिनसे प्रदूषण होता था उनको कम किया। दिल्ली के अंदर आने का उनका रास्ता, उनको एक्सप्रेस वे बनाया गया और नतीजन दिल्ली के अंदर प्रदूषण में भारी कमी आई है। और ये काम जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए, वो केंद्र सरकार के प्रयासों से मोदी जी की दिल्ली के प्रति जो संवेदनशीलता है, दिल्ली के प्रति संजीदगी है, उसको देखते हुए जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करने की वादा किया था और सरकार बनते ही उन्होंने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए। आपको ध्यान होगा किस तरह से दिल्ली में रहने वाले 40 लाख लोग जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते थे, जिनको मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने उसमें तेजी से काम किया है। इसी तरह से जहां झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली के 700 क्लस्टर जहां पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी थी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार तो इसी मुद्दे पर वो लाए थे कि हम झुग्गियों वालों को सुविधाएं देंगे, लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी वालों का दुख, दर्द, तकलीफ को समझा और उसके बाद ये फैसला लिया कि जहां झुग्गी वहीं उनको मिलेगा पक्का मकान 2 कमरे का, और ये योजना भी लागू की गई। तमाम योजनाएं हैं दिल्ली के लिए जो केंद्र सरकार की मदद से मोदी जी के उस विशाल हृदय, जिसमें वो गरीबों के लिए सोचते हो, जिसमें वो व्यापारी के लिए सोचते हो, जहां व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी एक सीलिंग की तलवार लटकी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़े संकट में थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और स्वयं विजेंद्र गुप्ता जी भी उस समय डीडीए मेंबर के रूप में, जो 11 किलो वाट, जो 5 किलो वाट और 5 लेबर का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने का
पहले तरीका था, पहले उनको 5 किलोवाट और 5 लेबर से ज्यादा अलाउ नहीं था, उसको 11 किलोवाट और 9 लेबर में तब्दील करके बढ़ाकर दिल्ली में लघु उद्यमियों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है, जिसमें दिल्ली के 20 लाख से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग प्रभावित हुए हैं और उनको सीलिंग करने सील उन पर जो सीलिंग की तलवार लटक रही थी उसको सीलिंग से बचाया है। चाहे वो सीलिंग की मार हो, व्यापारियों की तमाम, आप देखिए छोटे मोटे व्यापारी, उनको पेंशन देने का काम, पेंशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को भी लागू किया है। अपने आप में अनूठी योजना है, तो आज तक किसी सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। ये योजनाएं जो दिल्ली के लिए थी, उन योजनाओं पर अमल करते हुए दिल्ली वासियों को राहत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जब कोरोना संकट के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में जहां एक और दिल्ली सरकार का जो रवैया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हमेशा ये बयान देते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे। उन्होंने अप्रैल में बयान दिया कि हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था नहीं की। और असलियत जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उनकी व्यवस्थाएं सारी फेल होती गई और उसका कारण था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद तो निकलते नहीं थे। खुद ग्राउंड पर उन्होंने रियलिटी चेक नहीं किया। उनके उप मुख्यमंत्री साहब जनता को डराने के बयान देते रहे, लोग परेशान होते रहे, लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, परेशान लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो रही थी। कांटेक्ट ट्रेसिंग ना होने से, टेस्टिंग ना होने से लोगों में घबराहट हो गई और हद तो तब हो गई जब इस घबराहट को बढ़ाने का काम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कर दिया। उन्होंने बाहर आके कहा मीडिया में कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के लोगों के अंदर दहशत हो गई, पैनिक क्रिएट हो गया। तमाम ऐसे लोग जो बाहर के प्रांतों के रहने वाले, वो दिल्ली छोड़कर जाने लगे। और ये काम कोई विपक्ष का या कोई गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति करता, या ऐसा व्यक्ति करता जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो उसका समझ में भी आता कि उसने किया, लेकिन ये उसने किया जो दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। वो बाहर आकर कहते हैं 5.5 लाख केस हो जाएंगे और ऐसी दहशत हो गई कि जो लोग छोटी मोटी बीमारी से भी ग्रसित होते थे तो उनको डर लगने लगा। ऐसे में आप सबको पता होगा साथियों, जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोर्चे को संभाला और दिल्ली के अंदर 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था। उसके बाद स्थिति बिगड़ती रही और 15 जून को जब माननीय अमित शाह जी ने इस मोर्चे को संभाला, तमाम ऐसे फैसले जो दिल्ली की जनता जिससे दुखी थी, इलाज नहीं मिल रहा था सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी सबने देखी है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में क्या बुरा हाल था, वहां पर डेड बॉडी और मरीजों को साथ रखा जा रहा था। तब जाकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से मोर्चे को संभाला, स्थितियां सुधारी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रोकने का काम जो दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, उस पर कैपिंग, उस पर लगाम लगाने का काम हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है। आपको पता होगा कि आज वहां पर 1/3, 1/3 रेट से वहां इलाज हो सकता है। वेंटिलेटर के रेट्स हो या रूम के रेंट हो या इमरजेंसी हो, तो वहां पर 1/3 रेट्स पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। इसी तरह से प्राइवेट लैब पे जो टेस्टिंग होती थी, 4800 रुपए की टेस्टिंग, उसको आधा किया, 2400 किया। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रोकी गई, पूरी दिल्ली के अंदर टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया। जो 5 से 7 हजार का पर डे का टेस्टिंग का दिल्ली सरकार करती थी, उसको बढ़ाकर
केंद्र सरकार के प्रयासों से 20,000 तक किया गया। और इसमें खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने 169 टेस्ट सेंटर खुलवाकर पूरी दिल्ली के अंदर फ्री 6 लाख टेस्ट एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराए गए। और इसके साथ ही साथ ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चलें, 5 ऑफिसर्स की टीम बनाई, डे टू डे रिपोर्ट ली, और ये सारी व्यवस्थाएं 15 दिन के अंदर एक अच्छे रूप में सख्ती के साथ उनका ग्राउंड रियलिटी चेक करते हुए, पालन करते हुए, आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली में नंबर ऑफ बेड्स की संख्या केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई। आपने देखा होगा रेलवे कोचेस को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया। इसी तरह से राधा स्वामी सत्संग स्थल जो छतरपुर में है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटीबीपी की टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, गृह मंत्रालय की टीम, सेना की टीम, सब ने एनजीओ वगैरह लग के उन्होंने 10,000 बेड्स का एशिया का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करके आज हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये दिखा दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूरा अधिकार था, जिनको पास पूरी ताकत थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उनको किसी ने रोका नहीं था, पूरा समय दिया। 81 दिन लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, 81 दिन लगातार वो ट्विटर पर सरकार चलाते रहे, 81 दिन लगातार वो विज्ञापन देते रहे। विज्ञापन पे खर्च करने के लिए उनके पास पैसे थे, लेकिन आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की उन्हें इच्छा नहीं हुई, उन्होंने टेस्ट बढ़ाने की इच्छा नहीं रखी। ये जो इच्छा शक्ति की कमी या लापरवाही थी जो दिल्ली सरकार ने दिखाई है, वो जिससे दिल्ली वालों को बहुत बड़ा नुकसान और बहुत परेशानी उठाई है, उस काम को राहत देने का काम केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको किया है। और आज हमें ये कहते हुए संतोष भी हो रहा है कि दिल्ली के अंदर कोरोना संकट में बहुत सारी कमी आई है, अभी बहुत से काम करने की भी जरूरत है, लेकिन जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया। यहाँ मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए कि ये एक ऐसा मौका है जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतरकर सेवा के काम में लगे हुए हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, पदाधिकारी, सब लोग स्वप्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी की से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो काम अब हमें करना चाहिए, आज दिल्ली सरकार ने ये काम नहीं किया है, लेकिन वो एक झूठा क्रेडिट लेने की बात करती है। मीडिया में कहते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं। हम लोग जहां अपने कामों को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहीं आज हमें जरूरत है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 10 वीडियो क्लिप आप लोगों को हम सब ने भेजी है, जिसमें उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू देके दिल्ली की स्थितियों पर केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और क्या कड़े कदम उठाए हैं, जिससे दिल्ली की स्थिति कंट्रोल हुई है और दिल्ली की स्थिति बेहतर होगी। ये जो वीडियो है, वीडियो क्लिप को हमें अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो आज दिल्ली सरकार एक जो पहले से ही कटघरे में खड़ी है, वो किसी और झूठ का सहारा ना ले, इसके लिए हमें ग्राउंड पर उतरकर उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ एक मुद्दा मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी राहत देने की जरूरत है, जहां एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जब कोरोना संकट आया वहां कह रहे थे कि आप लोग मकान मालिकों से, उन्होंने अपील की कि आप किराएदारों से किराया मत लें, तमाम राहत देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ आज लोगों के घरों में 94 दिन के प्रोविजनल बिजली के बिल आ रहे हैं और वहां पर बिजली के बिल की कोई लिमिट नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजली कंपनियों को पूरी छूट दे दी है, मनमानी वसूली कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने बिल जमा नहीं किए तो बिजली का कनेक्शन
काट दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ऐसे संकट के समय लोगों के सामने और परेशानी खड़ा कर रही है और आर्थिक रूप से उनके सामने एक प्रश्न खड़ा कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी है। मैंने एक सवाल किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कि आपने विजेंद्र गुप्ता जी जानते हैं विधानसभा के अंदर उन्होंने 2820 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रस्ताव पास किया है, जिसको अगर 94 दिन में हम जोड़ें तो 726 करोड़ बनता है। और इसी तरह जो फिक्स चार्जेस, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, ऑफिस हो, उसके जो 3 महीने से जो खुले ही नहीं उनके फिक्स चार्ज ले रहे हैं, जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हुई उसके फिक्स चार्ज लिए जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के 405 करोड़ रुपए फिक्स चार्ज के रूप में वसूल रहे हैं। कुल 1131 करोड़ रुपया बनता है जो दिल्ली सरकार के इशारे पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इशारे पर बिजली कंपनियां दिल्ली के नागरिकों से वसूलने जा रही हैं। उन्होंने बिल भेज दिए हैं। उस बिल में कोई सब्सिडी नहीं दी है। जिस सब्सिडी के नाम पर कि बिजली हाफ और पानी माफ, इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार सत्ता में आई थी, आज अपने मुद्दे को वो इस संकट के समय भूल गई जब उन्हें और सब्सिडी देने की जरूरत थी। ये दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है। इस चेहरे को हमें जनता तक ले जाना है, बेनकाब करना है। और इस चेहरे को अगर हम इन बातों को दिल्ली की जनता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाएंगे, क्योंकि इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है हम लोग फिजिकल रूप से इतना मिल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम अगर इस मुद्दे को ले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा मुद्दा दिल्ली सरकार के खिलाफ बन सकता है। कोरोना संकट में उनकी लापरवाही और बिजली की मनमानी, बिजली के बिलों की मनमानी वसूली, और इसका फीडबैक भी कई लोगों से आया है। कई एसोसिएशन ने हमसे संपर्क भी किया है, आपसे भी किया होगा, आपको भी शिकायत की होगी। तो मैं इस रोहिणी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। और जो काम दिल्ली 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 प्रधानमंत्री मोदी तो हम प्रचारित करेंगे, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके साथ ही हम इस लड़ाई को दिल्ली सरकार की नाकामी है हम आगे तक ले जाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े तसल्ली से सुना, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। हमारे बीच में पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल जी भी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। डिप्टी मेयर रितु गोयल जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। हम इसमें जुड़े हैं, उनका भी आभार करता हूं। पुनः एक बार हम अपने सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष नीलदमन खत्री जी का आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय। संकल्प है ना, संकल्प का पत्र है। जी, विजेंद्र जी के पास संकल्प का पत्र है। और विजेंद्र जी, मैं निवेदन करता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे श्री विजेंद्र गुप्ता जी से कि धन्यवाद रखें, और उसके बाद संकल्प के बाद आज की इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अध्यक्ष जी के आदेश से इसकी समाप्ति होगी। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज रोहिणी विधानसभा की इस वर्चुअल रैली को संबोधित किया। मैं साथ में ये भी कहूंगा कि आदेश जी का रोहिणी विधानसभा में अध्यक्ष बनने के बाद आज ये दूसरी बार आगमन हुआ है, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। पहली बार वो एक आइसोलेशन
आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए और फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत जो अभियान चल रहा है रोहिणी विधानसभा में, आज उसका 101वां दिन था। आज आगे भी जारी रहेगा। उसमें उन्होंने भाग लिया और जो मास्क बनाकर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और लोगों में मुझे खुशी हुई जब अध्यक्ष जी अगले दिन 23 जून को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जब वहां पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो अध्यक्ष जी ने संपूर्णा का हमारा बनाया हुआ मास्क जो है महिलाओं का वो लगाया हुआ था। हमारा हौसला उससे वो और बढ़ा और कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा भी रही कि हम जो कार्य कर रहे हैं अध्यक्ष जी की उसको पूरी अनुमति मिली है, अप्रूवल मिला है, आशीर्वाद मिला है। और आपने जो हौसला बढ़ाया कार्यकर्ताओं का, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज कहा गया है सब लोग ध्यान से हमने सुना है और आगे उसको चर्चा का विषय बनाएंगे। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से अनलॉक प्रारंभ हुआ है और अमित शाह जी ने पूरे मामले को संभाला है, दिल्ली में लोगों को राहत की सांस ली है, उसके साथ साथ जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि शायद हम जो हमें प्रिकॉशन लेनी है उसके प्रति लापरवाह ना हो। जैसे मान लीजिए कोरोना के मामले दिल्ली में घटना शुरू होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया। अगर वो घट रहा है तो वो लौट कर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर हम लापरवाह हो। तो लापरवाही किस चीज में नहीं करनी है, मास्क लगा कर रखना है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो जीवन का अंग बन गया है। इसको एक नॉर्मल, न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, एक सामान्य स्थिति है ये। सैनिटाइज, हाथ धोने और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना और मास्क लगाना। तो लापरवाही, प्रधानमंत्री जी की अनुरोध को हमको अपने जीवन में उतार कर रखना है और कोई लापरवाह होने लगे उसको भी समझाना है, घर में भी बाहर भी जहां भी है कि लापरवाही नहीं। वो कहते हैं ना कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, आदेश जी ट्रक के पीछे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ जी, सावधानी घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। तो सावधान रहना है, ये पहला वो है। एक बार पुनः मैं नील दमन जी का भी बहुत आभारी हूँ और हमारे सांसद हंसराज हंस जी जो सदैव एक भाई की तरह मेरे साथ, हमारे साथ खड़े हैं और एक बहुत ही सज्जनता के साथ पूरे समय पार्टी के लोगों की चिंता करना, क्षेत्र की चिंता करना उनके स्वभाव में है। तो जब भी मुझे मिलते हैं, बात होती है, वो हमेशा सबका हालचाल पूछते हैं, सबकी जानकारी लेते हैं। जब आदेश जी आए थे तो मैंने एक फोन कॉल किया था हंसराज जी को और उन्होंने तुरंत हमारा आग्रह स्वीकार किया और वो तुरंत उस दिन वहां पहुंचे। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत छोटे भाई की तरह मैं उनको कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ नील दमन जी ने हमेशा मेरे किसी भी आग्रह को कभी अस्वीकार नहीं किया। जिलाध्यक्ष रहते हुए हमेशा हमारी भावनाओं का अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी पार्षदों का, यहाँ पर जो उपस्थित हैं, आलोक शर्मा जी चेयरमैन और ऋतु गोयल जी हमारी डिप्टी मेयर, प्रीति अग्रवाल जी और चित्रा अग्रवाल जी, सभी पार्षदों का, जिला के अपने सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री नील दमन जी, लोचन गुप्ता जी का, और माफी चाहूंगा कुछ लोग छूट रहे होंगे, कुलजीत जी ने पूरी सभा का आयोजन किया, सबको अलर्ट भी किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अब चाहूंगा कि मैं संकल्प पत्र पढ़ूं और सब लोग उसको दोहराएंगे। इसमें मैं अध्यक्ष जी ऐसे ही पढ़ दूं या खड़े होके बनना है? हाँ, खड़े हो, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत
कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्य का पालन करूंगा। नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। राष्ट्रीय एकता की भावना, मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव में मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। सर्वधर्म समभाव मूल्यों पर आधारित राजनीति को प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। जी आगे की कार्रवाई। धन्यवाद। अच्छा नीलदमन जी, एक बार आप सबका धन्यवाद करके समाप्त कर दीजिए। नीलदमन जी। जी जी जी, धन्यवाद कुलजीत जी। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे जिले की आज ये 5वीं वर्चुअल रैली है और इस रैली में आपका आगमन हुआ है। मैं सभी जिले कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस रैली में हमारे लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी, हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे सभी पार्षद रितु गोयल, आलोक शर्मा, प्रीति अग्रवाल, चित्रा अग्रवाल और इस रैली को कोऑर्डिनेट करने वाले धर्मेंद्र सूरी जी, जो वर्चुअल रैली को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हमारे तीनों महामंत्री लोचन गुप्ता, महेश तोमर, रणधीर प्रधान, पूर्व निगम पार्षद भी नीलम गोयल जी और कई हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी पदाधिकारियों का, सभी मोर्चों का धन्यवाद करता हूं और आपको एक जानकारी और देता हूं। जैसे आपने बताया कि आदरणीय गृह मंत्री जी के 10 वीडियो का प्रचार प्रसार करना है, हमारे जिले की 3 विधानसभाओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी हमारी बैठक हो चुकी है और उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। तो 3 विधानसभाओं की हो गई है, 2 की हमने कल रखी है, तो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप के सामने एक बात और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे सांसद जी और हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने लगातार इस कोरोना महामारी में रात दिन मेहनत की है। इन्होंने भी, इनकी टीम ने भी, सूखा राशन हो, चाहे हमारा पका हुआ राशन हो, चाहे गाढ़ा हो, चाहे पत्रक हो, उसमें हर प्रकार से सहयोग हमारा कर रहे हैं। तो और सभी जनप्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करते हुए और मैं आग्रह करूंगा कुलजीत जी बैठक समाप्त की जाए। धन्यवाद। अगर आदेश हो तो बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जी, माननीय अध्यक्ष जी से आदेश पर बैठक की समाप्ति। सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बैठक समाप्त है आज। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।